लेक्चर में आज का लेक्चर एक्चुअली हमारा थर्ड लेक्चर है हमारी सीरीज़ का CHM 506512 का। तो आज के लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियोमेट्रिक डिटर्मिनेशन करेंगे हम रिडॉक्स कपल्स की। यानी हम दो चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। पहली वो बिल्कुल आपस में एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है, तो लिहाजा एक ही लेक्चर में हम उन दोनों को देख लेंगे। पहला है जनाब पोटेंशियोमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन यानी फेरस बाय KMnO4। यानी ये एक रिडॉक्स कपल है, दूसरा रिडॉक्स कपल होगा हमारा सीरियम और आयरन। सही है। तो यहाँ पे ये दो रिडॉक्स कपल हैं जिनको हम स्टडी करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम रिडॉक्स कपल की जो पोटेंशियोमेट्री है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो बैकबोन है वो है नर्स्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले हम नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। ये नस्ट इक्वेशन हम सबको मालूम है। अब इस नस्ट इक्वेशन में अगर आप गौर से देखें तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज स्पीशी और जो रिड्यूस स्पीशी है, इसका जो रेशो है, ये रेशो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पोटेंशियल पर डायरेक्ट असरअंदाज हो रहा होता है। आसान लफ्ज़ों में अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये रेशो चेंज कर दें तो उसका पोटेंशियल चेंज हो जाता है। यही बेसिस है हमारे इस पोटेंशियोमेट्रिक डिटर्मिनेशन की। फेरस आपको मालूम है कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है और KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो पहले हम इस केस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम इस केस के ऊपर खुद ही ले आएंगे, है ना। तो जो ये होगा वही उसी तरह ये केस होगा। तो अगर आप बात करें आपके सिस्टम में फेरस मौजूद है ना, और उस फेरस में आपने ORP इलेक्ट्रोड डिप कर दिया, तो ORP इलेक्ट्रोड आपके सिस्टम में जितने भी फेरस मौजूद हैं उनको देखते हुए उसका जो भी पोटेंशियल है वो आपको बता रहा होगा। अब आपने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करते जाना है। रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करते जाएंगे यानी KMnO4 ऐड करते जाएंगे तो ये रेशो ऑल्टर होता जाएगा, ये रेशो चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे ये रेशो चेंज होता जाएगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल भी चेंज होता जाएगा, अनलेस अनटिल के उसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाएगा। यानी वो पॉइंट जब तमाम का तमाम फेरस कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक में, और अब कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होगी जो खुद ऑक्सीडाइज हो सके। यानी फेरस खुद ऑक्सीडाइज हो रहा था ना, जब तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। तो तमाम का तमाम फेरस जब ऑक्सीडाइज हो चुका होगा तो उसके बाद जो एक रैपिड आपको पोटेंशियल चेंज देखने को मिलेगा। सही है। तो ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे हमने पोटेंशियोमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट की थी, लेकिन यहाँ पे बस फ़र्क ये होगा कि आपको ORP इलेक्ट्रोड दिया जाएगा और आपको वोल्टेज यानी मिली वोल्ट्स मेजर करने होंगे। तो करना आपको क्या है जनाब, करना ये है कि क्योंकि सोडियम ये जो पोटेशियम कार्बोनेट है आपके पास, ये पोटेशियम कार्बोनेट का 0.1 मोलर सॉल्यूशन आपके पास होता है। आपने क्या करना है, बीकर लेना है। बीकर में जो भी स्पेसिफाइड वॉल्यूम सैंपल का आपको कहा जाए, अगर आपको 10 ml कहा जा रहा है तो आप 10 ml डाल दीजिए यूजिंग पिपेट 10.0 ml, और अगर आपको 30.0 ml कहा जा रहा है तो आप 30.0 ml डाल दीजिए। वॉट एवर वॉल्यूम इज़ बिंग डायरेक्टेड आप वो डाल दीजिए। तो जैसे ही आपने सैंपल का वॉल्यूम इसमें डाल दिया है ना, उसके बाद इसमें तकरीबन 50 से 60 या 100 ml पानी डाल दीजिए। अच्छा, पानी जो है क्योंकि वो रफली ऐड करना है, उसका ऐड करने का सिर्फ यही एक मकसद है कि वो जो ORP इलेक्ट्रोड है आपका, इसमें वायर आ रहा होता है प्लाटिनम का, और वो सिल्वर क्लोराइड रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है इसका। ये जो वायर है, ये जो प्लाटिनम वायर है, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये डिप हो जाए, बस पानी डालने का ये मकसद होता है। उसके बाद इसको मैग्नेटिक स्टीयर पे रखना है आपको, और मैग्नेटिक स्टीयर पे रखने के बाद इस ORP इलेक्ट्रोड के जरिए आप क्या कर लें, मेजर कर लें मिली वोल्ट्स कि जनाब शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट पे फेरस के कितने मिली वोल्ट्स मौजूद थे। अब आप क्या करें, यहाँ पे एक ब्यूरेट सेट की हुई है आपने। अब इस ब्यूरेट में आपने क्या भरा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज KMnO4। सही है, सॉरी KMnO4 कह रहा हूँ, पोटाशियम डाइक्रोमेट।
कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं आप। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट यहाँ से आपने क्या करना है, जितना भी वॉल्यूम आपको कहा जाए, 1 ml का वॉल्यूम आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 0.5 ml का वॉल्यूम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप 2.0 ml का वॉल्यूम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जितनी भी रेजोल्यूशन आपको ग्राफ की चाहिए उस हिसाब से आप अपने वॉल्यूम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपने पोटाशियम डाइक्रोमेट यहाँ पे 1 ml ऐड करना शुरू कर दिया। आपने 1 ml पोटाशियम डाइक्रोमेट ऐड कर दिया, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एस्टेट किया, फेरस को उसने ऑक्सीडाइज किया फेरिक के अंदर, उसके बाद सिस्टम का जो पोटेंशियल है वो चेंज हो गया। तो जब आप ग्राफ बना रहे होंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7 और यहाँ पे पोटेंशियल, तो आपको एक ग्राफ मिलेगा जो इस तरह से जा रहा होगा सिग्मोइडल कर्व की फॉर्म में, ठीक है, जहां पर तमाम का तमाम आपका फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जाहिर सी बात है कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, तो जो भी आपके पास पोटाशियम डाइक्रोमेट का पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा। तो ये जो कर्व है इसके ऊपर आप एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, इस कर्व पे सर्कल ड्रॉ कर दीजिए और इन दोनों का मिड पॉइंट जब आप रिप्रोड्यूस करेंगे, मैच करेंगे, तो आपके पास ये इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। अब ये जो वॉल्यूम आपके पास आया है पोटाशियम डाइक्रोमेट का, इस वॉल्यूम को पोटाशियम डाइक्रोमेट की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पोटाशियम डाइक्रोमेट के मिलीमोल्स आ जाएंगे, है ना। अब ये जो पोटाशियम डाइक्रोमेट और फेरस है, इनके जो आपके पास मिलीमोल्स आ गए हैं, इनको स्टिचोमेट्री के जरिए आप सॉल्व कर लीजिए। यानी पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है इसकी कंसंट्रेशन जो कि मोल्स पर लीटर होती है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे वॉल्यूम आया है आपका, तो लीटर से लीटर कट जाएगा, मिलीमोल्स आ जाएंगे आपके पास। लेट्स इसको अगर हम ए कह दें तो आपने K2Cr2O7 और फेरस यानी कि 2+ इसका यानी क्रोमियम और फेरस का जो रेशियो है आपके पास, यानी यहाँ पे हम आपको फेरस का सॉल्ट जो देंगे, ये डाइक्रोमेट और फेरस के अंदर जो मोल रेशियो है आपका, इसका जो 1 मोल है वो इसके 6 मोल से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ से मिली मोल्स ऑफ फेरस आपके पास निकल के आ जाएंगे। तो मिली मोल्स ऑफ फेरस आ गए, उसके बाद आपने जितने भी मिली मोल्स ऑफ फेरस थे वो सैंपल का जो आपने वॉल्यूम यूज़ किया था उसकी वजह से ही आए थे। अगर आपने 10.0 ml यूज़ किया था तो 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ फेरस आ जाएगी। और अगर आपने 30.0 यूज़ किया है जैसे कि आपके लैब मैनुअल में लिखा हुआ है तो आपके पास फेरस की कंसंट्रेशन उस वक्त आ जाएगी। तो इस तरह से आपने क्या करना होता है, मोल रेशो लगा के इसके मोल्स निकाल लिए, इसके जो मिली मोल्स आपके पास आए होंगे उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, कंसंट्रेशन निकाल ली। सो इट्स अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, आपको मज़ा आया होगा करके। जो भी आपके सवालात हैं इस हवाले से वो आप कमेंट में कर दीजिए, हम उसको ज़रूर जवाब देंगे। अच्छा, इसका जो बिल्कुल रिवर्स्ड केस है वो रिवर्स केस है सीरियम और आयरन का। यानी अगर आपके पास सीरियम का सैंपल हम दे दें, है ये भी पोटेंशियोमेट्रिक डिटर्मिनेशन, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, हमने आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो चेंज कर दिया, वो पोटाशियम डाइक्रोमेट की बजाय हमने क्या कर दिया, सीरियम कर दिया। तो आपने क्या करना है जनाब कि अब आपने बीकर के अंदर जो आपका सैंपल था, यानी जो पहले तो आपने आयरन का सॉल्यूशन लिया था ना बीकर में, अब आपने आयरन बीकर में नहीं लेना बल्कि आयरन आपने डाल दिया ब्यूरेट के अंदर। अब बीकर में आपने ले लिया सीरियम का सॉल्यूशन, सही है। तो सीरियम का सॉल्यूशन आपने बीकर में ले लिया, तकरीबन 10 ml, 15, 20 या 30 जो भी आपको कहा जाए, जो भी लैब मैनुअल में या एग्ज़ाम का जो आपके पास लेआउट आएगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसमें जितने ml सैंपल कहा जाए आपने वो सीरियम का सैंपल बीकर में डाल दिया, ठीक है। आपने इसमें तकरीबन 50 ml पानी भी डाल दिया। अब आपने इसमें ORP इलेक्ट्रोड भी डिप कर दिया, इसको आपने मैग्नेटिक स्टेट पे रख दिया। आपने ब्यूरेट से आपने क्या किया, फेरस ऐड करना शुरू कर दिया। तो होगा क्या कि जो जैसे जैसे ऊपर से फेरस आता जाएगा सीरियम रिड्यूस होता जाएगा, है ना। तो
तो सीरियम रिड्यूस होता जाएगा, तो आपके पास जब सारे का सारा सीरियम रिड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पे आपको जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो मिल जाएगा, और आपके पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। वॉल्यूम ऑफ फेरस इस तरह का उल्टा ग्राफ होगा। ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट का वॉल्यूम आपके पास आएगा, इस वॉल्यूम को फेरस की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास मिलीमोल्स ऑफ फेरस आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह सीरियम और फेरस का जो मोल रेशो है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप इसको आप देखिए कि इनका मोल रेशो क्या होता है। तो इसको आप मोल रेशो के ज़रिए सीरियम के मिलीमोल्स में कन्वर्ट कर दें, फिर सीरियम के मिलीमोल्स को डिवाइड कर दीजिए सीरियम का जितना भी सैंपल का वॉल्यूम आपने लिया था, सीरियम की कंसंट्रेशन आ जाएगी, वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स थे हमारे बड़े छोटे छोटे से, ये हमने आज के लेक्चर में कवर कर लिए हैं। तो इनकी जो बेसिस है वो नस्ट इक्वेशन ही होती है, जैसे हमने शुरू किया था। अब इस हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक बात जो इंतहाई अहम मैं आपको बता दूं, वो ये कि जहाँ पे भी ये सिग्मासॉइडल कर्व एस कर्व बनता है, सीधा या उल्टा, सिंगल स्टेप बने या मल्टी स्टेप बने, जैसे आपने सोडियम कार्बोनेट की पोटेंशियोमेट्रिक डिटर्मिनेशन देखी, कहीं पे भी जब आपको श्योर ना हो कि सर्कल सही फिट ना हो रहे हों, आइडियली ये दोनों सर्कल बिल्कुल एक ही साइज़ के होने चाहिए, कभी कभी नहीं होते, कभी ये कर्व बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आती है, फैली हुई आती है, तो आप सर्कल फिट करने में बड़ी परेशानी फील करते हैं। तो जब भी आपके पास सिग्मासॉइडल कर्व आए, आप वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव कर्व ज़रूर बनाते हैं, है ना। जब आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट या ये जो आपके इन्फ्लेक्शन पॉइंट मालूम करने में बहुत दिक्कत हो, दुश्वारी हो, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव प्लॉट बनाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव प्लॉट बनाने का तरीका आप अपनी लैब रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, और अगर आपको उसको समझना है तो मैं उसके लिए अलग से एक लेक्चर रख दूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे हमारे तमाम प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ, जहाँ पर भी आपको सिग्मासॉइडल कर्व नज़र आए, आप अपनी आसानी के लिए, आप अपने रिज़ल्ट को एक्यूरेट करने के लिए उसमें फ़र्स्ट डेरिवेटिव ज़रूर बनाएं, ताकि आपको एक्यूरेट इक्विवेलेंस पॉइंट का वॉल्यूम मालूम हो सके। यहाँ तक के लिए हमारे आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मज़ीद प्रैक्टिकल्स के साथ हाजिर होंगे। टिल देन इट्स गुड बाय, थैंक यू।